जिनके उच्चारण में समय कम से कम निकले। तो तीनों की परिभाषा में हम एक ही करते हैं। पहले में हम लेंगे ह्रस्व स्वर, इसमें दो बातें हैं। पहला है उच्चारण और दूसरा है इनका निर्माण। तो जिनके उच्चारण में समय कम से कम लगे, लघु स्वर कहेंगे या ह्रस्व स्वर कहेंगे या मूल स्वर कहेंगे। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में समय कम से कम लगे और जिनको बनाने में किसी अन्य स्वर की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो ये चार होते हैं। यह है अ, ई, उ और चौथा है हमारा री। ठीक है दोस्तों, हमें इसको कई जगह उच्चारण में कई गलतियां आती हैं। इस ए के अ को लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। हमको ए नहीं बोलना, हमको अ बोलना है। क्या बोलना है? अ। इसको ई बोलना है, इसको उ बोलना है और री है। ठीक है, तो ये चार आपके लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं या मूल स्वर हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो हमारा अब दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है? क्या जिनके उच्चारण में समय मूल स्वर की अपेक्षा, जिनके उच्चारण में समय मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? जिनके उच्चारण में इनकी अपेक्षा यानी मूल स्वर की अपेक्षा दूना समय लगे या जिनको बनाने में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि एक तो उच्चारण, एक है निर्माण। तो दीर्घ स्वर में दूना समय इनसे लगेगा और इनको ही बनाने में इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कहेंगे हम दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो हमारा है तीन है, आ, ई और उ। ठीक है, कहते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। अब ये बनते कैसे हैं? तो इधर हमारा अ है, यानी छोटा आ बोल सकते हैं आप। ये कौन सा है? हमारा लघु स्वर है, यानी दीर्घ स्वर है, सॉरी मूल स्वर है। अब इसको और दोनों तरफ अ हो तो हमारा आ हो जाता है। ये क्या है? मूल स्वर। ये क्या है? मूल स्वर। जब दो मूल स्वर बनते हैं तो ये दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, अब है छोटी ई प्लस छोटी ई, दोनों तरफ मूल स्वर है। अब ये दोनों को मिला के हमारा दीर्घ स्वर बन जाता है। तीसरा है हमारा छोटा उ और छोटा उ, दोनों मूल स्वर है। ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है। इन दोनों को मिलाकर हमारा दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु स्वर हमारे कितने हो गए? 4। दीर्घ स्वर कितने हो गए हमारे? 3, यानी कि 4 और 3 7 हो गए अब तक। ठीक है, अब आता है हमारा, इसको मिटा देते हैं हम। तीसरा है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, जो परिभाषा दीर्घ स्वर की थी वही परिभाषा संयुक्त स्वर की है। सिर्फ अंतर दोनों में इतना है कि लिखने क्या है कि इनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगा और इनको बनाने में इनकी सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, लेकिन बात जब यहां भी यही बात थी, यहां भी यही बात है, फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना है कि दीर्घ में तो दोनों तरफ एक तरह के थे, यानी कि अजर था और अजर है, यानी कि एक ही जाति के हैं। संयुक्त स्वर में दोनों तरफ अलग अलग जाति के होंगे, यानी कि अ इधर होगा और ई इधर होगा। ठीक है,
हमारा अ और ई मिला के बना हमारा छोटी ए, इसे बोलते हम ए। और अ और ये मिला के, ना कि बड़ी ए, तो ये मिला के बना बड़ी ए, जैसे हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ऐसे ही अ और उ मिला के बना हमारा ओ। कहीं कहीं छोटा ओ भी बोल लेते हैं इसे। और अ और ओ मिला के बना बड़ा ओ। ठीक है, यानी कि अ दोनों तरफ अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग जाति के, इन्हें कहेंगे हम सजातीय, इन्हें कहेंगे हम विजातीय। ठीक है, तो आपके हो गए 4, तो 7 पहले थे, 4 अब हैं, तो हो जाएगा आपके 11। अगर प्रश्न आता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, जिनमें हमारे 4 मूल स्वर हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, तो हमारा यह स्वर यहां खत्म हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा में क्या है? जब कोई ध्वनि हमारे मुख से रुकावट के साथ निकलती हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब कोई ध्वनि रुकावट के साथ यानी कि अबाध रूप से न निकले तो व्यंजन कहेंगे। परिभाषा कही है, लेकिन कोई परिभाषा हमें रटनी नहीं है। तो अब देखना है व्यंजन के प्रकार। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन वो हैं क्या जिनके उच्चारण में हमारी जीभ के भाग होते हैं 3, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग कौन सा? ये वाला अग्रभाग, मध्य भाग और अंदर वाला पश्च भाग बोला जाता है। तो जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का कोई ना कोई हिस्सा मुख के किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करता हो, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें हम कहीं कहीं वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। कहीं कहीं वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो हमें एक टेल बनानी है और वो याद करनी है। वो है क, ख, ग, घ और अंग। अब कई जगह इसे बोलते हैं अनाखाली या चूले मियां, तरह तरह के नाम बोलते हैं। इसको हमें कई नाम नहीं बोलना, इसका उच्चारण होगा अंगन। क्या होगा? अंगन। यानी कि अब ये 5 अक्षर देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो आप महसूस करो बोलते समय कि हमारी ये 5 अक्षर एक ही जगह से उच्चारित होते हैं। वो जगह है हमारी कंठ। क, ख, ग, घ, अंग। तो हमारे कंठ से 5 स्वर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं हिंदी पूरे विश्व की ऐसी भाषा है कि जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें कोई साइलेंट अक्षर नहीं होता। ठीक है, तो विश्व की पहली ऐसी भाषा है। तो इसके बिल्कुल क्रमानुसार अक्षर बनाए गए हैं, तो जो कंठ से निकलने वाले हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो इन्हें कहेंगे हम कंठव्य। क्या कहेंगे हम? कंठव्य। ठीक है दोस्तों,
तो ये अगर प्रश्न आता है कि स, त्र, ज और ग में से कंठक व्यंजन कौन सा है? तो कंठक व्यंजन है हमारा ग। तो पहले वाले अक्षर 5 हैं वो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे, च, छ, ज, झ, ञ। अब हमें देखना है इन्हें बोलते समय कि हमें फील करना है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहां पे है। तो ये है च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि हमारे जीभ का अगला वाला हिस्सा, जीभ का अगला वाला हिस्सा तालू से स्पर्श करता है, यानी कि दांतों से हल्का ऊपर स्पर्श करता है, इसलिए इसको तालक व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसको तालक व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, अगला है हमारा ट, ठ, ड, ध और ण। ठीक है, अब यहां फील करना है कि हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हमारा उच्चारण स्थान है ट। तो हमारे जीभ का जो अगला वाला हिस्सा है वो लगता है ऊपर गड्ढे में, यानी तालू से और ऊपर। इसे बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। यानी कि जिनका उच्चारण जो अंदर गड्ढा सा होता है उसे मूर्धा बोला जाता है। जीभ अगर मूर्धा से टकराती है तो उन अक्षरों को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो हमारा ट, ठ, ड, ढ, ण। जीभ अंदर फोल्ड होती है, फोल्ड होकर झटके से बाहर आती है, यह है हमारा मूर्धन्य। अगला है त, थ, द, ध और न। फिर देखना है त, थ, द, ध, न, यानी कि हमारी जीभ दांतों से स्पर्श कर रही है। त, थ, द, ध, न, इन्हें कहेंगे हम दंतव्य। ठीक है, अगले बच्चे प, फ, ब, भ और म। अब यहां कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। इन पांचों ही अक्षरों में हमारे होठ बंद होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें कहेंगे हम ओष्ठव्य व्यंजन। तो हमारे ये हो जाते हैं 25 अक्षर। कौन से? 25। 5, 5, 5 और 5 और 5 तो मिलाकर होगा हमारे 25। ठीक है, तो हमारा स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। दूसरा है हमारा अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन यानी कि जिनके उच्चारण में हमारी नाक से, हमारे मुख से आवाज आती हो, दोनों से, नाक से और मुख से समान रूप से आवाज निकलती हो या कोई ध्वनि निकलती हो, या ये कहते हैं कि इनके उच्चारण में नाक का और मुंह का महत्व रखता हो या यूज होता हो या प्रयोग होता हो, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। नासिक मतलब नाक। ठीक है, अब ये कौन से हैं? तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये हमारा अंग, ये हमारा ञ, ये हमारा ण, ये हमारा न, ये हमारा म। दोबारा इनके उच्चारण देख लेते हैं। कई लोग गलती करते हैं कि इनके उच्चारण नहीं आ पा रहा, सबको कहते हैं कि अड़ा खाली, अड़ा खाली, अड़ा खाली, अड़ा खाली। तो अड़ा खाली नहीं कहना। ये हमारा अंग, ये हमारा ञ, ये हमारा ण, ये हमारा न, ये हमारा म। ठीक है, तो ये हमारे 25 अक्षर हो गए। मिटा देते हैं इनको। ठीक है, तीसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इनको हम तोड़ के बोलना है
व्यंजन कहते हैं। वो हमारे चार हैं, य, र, ल और व। इन्हें कहेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अब एग्जाम में ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये भी प्रश्न आता है। तो ये वाला य अर्धस्वर कहा जाता है और वह भी अर्धस्वर कहा जाता है। अब ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन इसे कहते हैं कि पार्श्व मात्र मतलब होता है हिस्सा, पार्श्व माने होता है भाग। तो ल के उच्चारण में हमारी जीभ अंदर फोल्ड होती है ल, ठीक है। तो हवा जो जीभ के अंदर से दोनों तरफ से हवा निकलती है तब कहते हैं इसे पार्श्विक। इसे बोलते हैं प्रकंपित। क्या बोलते हैं? प्रकंपित कह लो या लुंठित कहते हो, ठीक है। र को बोलते हैं प्रकंपित। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में, र के उच्चारण में हमारी जीभ वाइब्रेट करती है, हमारी जीभ कंपन करती है, इसलिए इसे प्रकंपित बोला जाता है। जैसे हम ट है और ट के बाद र है, अब बोलना ट र, और र को हम और लंबा खींचे टर, तो क्या है? जीभ हमारी कंपन करती है। अब हम क ब, अब ब को कितना भी खींच लो वही रुक जाएगी, क ब नहीं की तो क र। तो जो र है वो इसलिए प्रकंपित होता है क्योंकि हमारे इसके उच्चारण में जीभ वाइब्रेट करती है। चार हमारे ये हो गए, ठीक है। अगला है हमारा चौथा ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन, यानी कि जिनके उच्चारण में गले में गर्माहट महसूस हो या गले में सरसराहट महसूस हो, उन अक्षरों को, उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे चार व्यंजन हैं, यानी कि श, स और ह, ठीक है। श हमारे सबसे पहली वीडियो में आप देख रहे ना कि श के उच्चारण, इस श के, इस श के और इस स के तीनों के उच्चारण में जो अंतर है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो इस श को बोलते हैं तालव्य श, तालव्य श। इस श को बोलते हैं मूर्धन्य श, और इस श को बोलते हैं हम दंतव्य श, और इसे बोलते हैं हम कंठव्य, ठीक है। अब हमारे कितने हो गए? यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन थे, ठीक है। 25 में ये शामिल थे। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी कि य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 33। कितने? 33। अगर प्रश्न आता है कि मूल व्यंजनों की संख्या, तो आपको लिखने हैं 33। अब मूल व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको लिखने में या इनको बनाने में किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए कहते हैं मूल व्यंजन। चार हमारे हो गए। अगला है 5वां उच्छिष्ट व्यंजन, यानी कि ये व्यंजन ऐसे हैं, कुछ व्यंजन हमारे जो स्पर्श व्यंजन में थे
उनके अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब होता है घिसना हमारे, या रूप बिगड़ना। तो जिस अक्षरों का रूप बिगड़ जाता है उन्हें हम अपभ्रंश कहते हैं, उन्हें हम उच्छिप्त कहते हैं। तो हमारे पास वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण हैं जिनका अपभ्रंश हुआ है, जिनको हमने घिस दिया है, जिनको हमने हमारी जीभ के हिसाब से, हमारी बोली के हिसाब से हमने इनको चेंज कर दिया है, उन्हें कहेंगे हम उच्छिप्त व्यंजन। तो ये हमारे ड़ और ढ़, इनका जो प्रयोग होता है वो शब्द के शुरू में कभी नहीं होता, या तो बीच में रहेगा, जैसे लड़ना, जैसे पढ़ना, ठीक है, लड़ाई, पढ़ाई। तो इनका शुरू से कोई ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो शुरू में आए, या तो बीच में आएंगे या फिर लास्ट में आएंगे। तो हमारे दो हो गए। यहां देख लेते हैं दोस्तों कि हमारी ये डा है वो 3 बार आएगा, यानी कि एक डा ऐसे आता है, एक डा ऐसे आता है, और एक डा ऐसे आता है। अब आप देखो तो तीनों एक से अंतर क्या है, तीनों जबकि अलग अलग हैं, इसे बोलेंगे हम उच्छिप्त व्यंजन। यानी कि ये वाला जिसके नीचे नीचे बिंदु होगी उन्हें कहेंगे उच्छिप्त व्यंजन, जिनके नीचे नहीं होगी कोई बिंदु उन्हें बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और जिनके पीछे बिंदु होगी, यानी कि इसके नीचे है और इसके पीछे है, इसे बोलेंगे अनुनासिक, इसे बोले अंग, ड और ड़। दोबारा देखें, ड़, ड और अंग, तीनों अलग लगे। तो हमारे दो हुए उच्छिप्त व्यंजन, यानी 33 वो और 2 यानी कि होगा 35। अगला है हमारा 6 संयुक्त व्यंजन, यानी कि जिनके निर्माण में 2 व्यंजनों का सहयोग हो उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन। यानी कि क, तो आधा क और पूरा स मिला के बनता है हमारा क्ष, छतरी में आता है। इसमें आधा त और र मिला के बनता है त्र, ठीक है। आधा ज और पूरा न्य मिला के बनता है ज्ञान, यानी ज्ञा, ज्ञानी। और आधा स और र मिला के बना हमारा श्रव, ठीक है दोस्तों। तो हमारे मूल व्यंजनों की संख्या ही 33, यानी कि 33, 2 ये हो गए 35 और 4 ये हो गए। तो हमारे पास हो गए 6 3 9 और 3 ये, यानी कि कुल व्यंजनों की संख्या 39। कुल व्यंजनों की संख्या 39। प्रश्न आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो है 39। तो हमारे हो गए व्यंजन खत्म। तो स्वर कितने हैं हमारे 11, व्यंजन कितने हैं 39, दोनों को मिलाएं तो हो जाएंगे 50। और हमारी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनकी संख्या है 52, यानी कि अब हमारे पास 2 और बाकी हैं। तो शुरू में बताया था व्यंजन, स्वर और अयोगवा। अयोगवा, इन्हें अगर परिभाषा में देखा जाए तो ये ऐसे हैं कि जो अक्षर
बिना योग के हों, यानी कि न तो वो स्वर में शामिल हों ना ही वो व्यंजन में शामिल हों और तब भी इनमें दोनों में प्रयोग में आते रहे हों, इनको कहते हैं अयोग वाह। यानी कि वाह माने चलना, योग माने मिलकर और अ माने नहीं। तो जो इन दोनों में मिलकर न चलते हों उन्हें कहते हैं अयोग वाह, यानी कि दोनों पृथक हैं। तो ये है हमारा एक अंग और दूसरा है अह। ज्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। इसे कहेंगे हम अनुस्वार, यानी कि इसका प्रयोग नाक के द्वारा किया जाता है, जैसे अंग, ढंग, गंगा, नंगा, चंगा, तो इनका प्रयोग होता है अंग का। और इसे कहेंगे हम विसर्ग। ठीक है, अब हमारे पास दो ही हो गए, तो मिलके हो गए हमारे टोटल 52। तो नोट कर लीजिएगा, वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या है वो होती है 52। क्या होती है? 52। अब हमने देखा कि उनका उच्चारण स्थान देखा था, अब देखेंगे हम स्वरों का उच्चारण स्थान। एक बार तो अ और आ, इनका जो उच्चारण स्थान है आ और अ, तो ये इनके उच्चारण में हमारे कंठ का प्रयोग होता है। अ आ, तो प्रयोग क्या हुआ? कंठ का। तो इन्हें कहेंगे हम कंठव्य। ई और ई, इन्हें कहेंगे हम तालव्य। ठीक है, तालु का इस्तेमाल होता है ई। अब है हमारा ऊ और ऊ, इन्हें बोलेंगे हम ओष्ठव्य, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो होठ है बिल्कुल गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे होठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, अब है हमारा ए। अब जाहिर सी बात है ए किससे बना होगा? अ और ई से बना है हमारा ए। ठीक है, तो अ क्या है हमारा? कंठ है, और ई क्या है हमारा? तालु है। तो इन दोनों जोड़ते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ठीक है, अब रहेगा हमारा ओ और ओ। अब ये कैसे बना है हमारा? अ प्लस ऊ से, ये कौन सा हमारा? कंठ, और ये कौन सा हमारा? ऊ, ओष्ठ। दोनों मिला दें तो क्या कहेंगे हम? कंठोष्ठम। ठीक है, और अंग अ हमने देख लिया। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो या कोई आप सुझाव देना चाहें आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।